मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने स्टार्ट की है अभी एग्जेक्टिव ब्रांच फेडरल लेवल पर जो है हमारे पास इसके अंदर दो अथॉरिटीज़ आती हैं, एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के तहत, क्योंकि इसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो आपका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो सदर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई डेफिनेशन प्राइम मिनिस्टर की। अब इसके जो रेलेवेंट आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत वो 46, 91, 92, 93, 95 हैं, और इसका एक प्रॉपर चैप्टर भी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर। जब हम लोग आइन को डिस्कस करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डिटेल के अंदर भी डिस्कस किया जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के तहत हम लोगों ने एज एग्जेक्टिव इसको डिस्कस करना है। तो एग्जेक्टिव क्या है कि जितने भी आपके पास गवर्नमेंट के अफेयर्स होते हैं ये उनका हेड होता है और तमाम के तमाम अफेयर्स को ये देख रहा होता है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं कि कौन कौन पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म बन सकता है। तो कहता है कि सबसे पहले वो नेशनल असम्बली का मेंबर होना चाहिए, उसने इलेक्शन लड़ना है, उसके बाद नेशनल असम्बली का मेंबर बनना है। ठीक है, वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, वो दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फ़िट होना चाहिए, और उसने कोई भी ऐसा ऑफ़िस होल्ड नहीं किया हो जो कि वज़राए आला के अलावा हो। ठीक है, उसने कोई भी ऐसा ऑफ़िस होल्ड नहीं करना पाकिस्तान की सर्विस में रहते हुए, सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म की ड्यूटी ही परफ़ॉर्म करनी है। इसके साथ कहता है कि वो शख्स जो कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का बिलीव भी करता हो, ठीक है, नज़रिए पाकिस्तान को मानता भी हो, वो वज़ीर आज़म बन सकता है। इसके साथ साथ उसकी 25 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए, या कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के लिए 25 साल की एज रिक्वायर्ड है, तो वो नेशनल असम्बली का अगर मेंबर होगा तो 25 साल की एज कम से कम होगी या इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद जितनी भी क्वालिफ़िकेशन नेशनल असम्बली के मेंबर बनने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो तमाम की तमाम क्वालिफ़िकेशन उस बंदे की पूरी होनी चाहिए, तब ही वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है पाकिस्तान का। इसके बाद जजमेंट ऑफ क्वालिफ़िकेशन। अब ये जो क्वालिफ़िकेशन है, अहलियत है प्राइम मिनिस्टर की, ये जज कौन करेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है जो कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करता है। तो ये तमाम के तमाम मेंबर की अहलियत यानी कि क्वालिफ़िकेशन भी चेक करता है। बैन इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी अहलियत जो है, क्वालिफ़िकेशन जो है, वो इलेक्शन कमीशन चेक करेगा और वही फ़िट कंसिडर करेगा, तो उसके बाद ही वो बंदा जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर के तहत किसी भी शख्स को इलेक्ट किया जा सकता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ेगा और इलेक्शन जीतेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वोटिंग होगी नेशनल असम्बली के अंदर। नेशनल असम्बली के अंदर उसे नॉमिनेट किया जाएगा, उसके बाद वोटिंग होगी। अब वोटिंग क्या होगी, वोटिंग के अंदर उसने लीड करना है, सबसे पहले नंबर पर आना है। अभी मिसाल के तौर पर दो कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, अब दोनों कैंडिडेट के जो वोट हैं वो बराबर आ जाते हैं, तो उसके बाद वोटिंग दोबारा रीशेड्यूल होगी, और दोबारा कंडक्ट होने के बाद भी उन दोनों के जो वोट हैं वो बराबर आ जाते हैं, तो अगेन रीशेड्यूल होगी। तीसरी दफ़ा कंडक्ट होते हैं इलेक्शन दो पर्सनैलिटीज़ के नेशनल असम्बली के अंदर, और तीसरी दफ़ा भी दोनों के वोट जो हैं वो बराबर आ जाते हैं, तो ये प्रोसीजर अगेन फॉलो किया जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक एक बंदा लीड नहीं करेगा तब तक उनके जो वोटिंग का प्रोसीजर है दोबारा दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। जब एक बंदा उनमें लीड कर देगा तो उसे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, वो इस तरीके से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन री इलेक्शन। पहले ये होता था कि कोई भी एक शख्स 2 या 3 बार से ज़्यादा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद एक शख्स जो कि नेशनल असम्बली बनने का अहल है, ठीक है, मेंबर बनने का अहल है,
तो वो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जितनी दफ़ा चाहे वो बन सकता है। जितनी दफ़ा वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन जीतेगा, नेशनल असम्बली के अंदर जो वोटिंग कंडक्ट होगी उसे जो है जीतेगा, तो वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है जब तक वो चाहे, ठीक है। इसके बाद जो टेन्योर है कि कितने अरसे के लिए, कितने सालों के लिए प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। इसके बाद पावर्स को देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। तो सबसे पहले उसके पास एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, क्योंकि वो एग्जेक्टिव ब्रांच के अंदर ही आता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट के सारे अफेयर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके साथ साथ वो कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का भी हेड होता है। कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है? कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी कि सीसीआई जो है, ये एक इदारा है जो कि जब कभी भी फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उससे ये सॉर्ट आउट करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इन नोट्स का PDF प्रोवाइड कर लूँगा। साथ आप मेरे इन लेक्चर को सुने और मेरे नोट्स को जो है कंसल्ट करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की भी एम्बिग्विटी बाकी नहीं रहेगी। इसके बाद अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। दूसरी पावर क्या? अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपॉइंटमेंट भी कर सकता है तमाम के तमाम मिनिस्टर्स की, यानी कि जितने भी वुज़रा होते हैं उन तमाम की जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। बजट सुपरविजन, बजट मेकिंग इन दी पावर ऑफ नेशनल असम्बली, हैंस प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ फाइनेंशियल पावर टू बजट मेकिंग अंडर सुपरविजन ऑफ हिमसेल्फ, कि जितना भी आपके पास बजट बंड होता है कंट्री का उसको सुपरविजन करने की पावर भी वज़ीर आज़म के पास होती है। कन्फर टाइटल, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को किसी रिमार्क्स के लिए जो है टाइटल कन्फर करना, अता करना, टाइटल देना भी प्राइम मिनिस्टर की पावर है कि प्राइम मिनिस्टर किसी को भी एजाज़ी तौर पर टाइटल कन्फर कर सकता है, ठीक है। कैबिनेट फॉर्मेशन कर सकता है। कैबिनेट एक बेसिकली आप कह सकते हैं ग्रुप होता है, मशीनरी होती है जो कि गवर्नमेंट को चला रही होती है। तो प्राइम मिनिस्टर जो भी बनता है कंट्री का वो सबसे पहले अपनी टीम बनाता है, अपना ग्रुप बनाता है। तो इसी तरीके से उसके पास कैबिनेट फॉर्मेशन की भी पावर है, ठीक है। इसके बाद ड्यूटीज़ की बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं। आर्टिकल 46 के अंदर बताया गया है कि कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट, कि जितने भी मैटर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होंगे, अफेयर्स होंगे, उन तमाम के तमाम मैटर्स को कम्युनिकेट करेगा प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद प्रपोजल लेगा, क्योंकि आखिर में जो भी बिल पास हो रहा होता है उसका वीटो तो सदर नहीं करना होता है ना। इसी वजह से जितने भी मैटर्स होते हैं उन तमाम को सदर पाकिस्तान के साथ डिस्कस करना भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो ड्यूटी है वो ये है टू फर्निश इंफॉर्मेशन, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन of affairs of फेडरेशन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। कहता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेडरेशन से डील करती है और उसके लिए वो अगर समझता है कि इसके लिए सदर पाकिस्तान को कॉल करना ज़रूरी है तो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को फर्निश करना भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है। इसके बाद कहता है कि सबमिट कैबिनेट एनी मैटर if president so requires to submit for the consideration of the cabinet any matter on which a decision has been taken by the prime minister of the prime minister which has been considered by the cabinet। कहता है कि कोई भी मैटर है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोई डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए उसने जो टीम बनाई है, जो ग्रुप बनाया है, उससे अपनी वो डिसीजन जो है सबमिट करेगा कैबिनेट को, ठीक है। और उसके बाद एज अ कलेक्टिवली उस डिसीजन को जो है कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद प्रोसीजर देखते हैं कि रिमूवल किस तरीके से की जाती है प्राइम मिनिस्टर की। तो रिमूवल के लिए आर्टिकल नंबर 93 जो है वो बताता है कि सबसे पहले जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है जारी किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिमूव करने के लिए। सबसे पहले कहता है कि रेजोल्यूशन पास होगी, नेशनल असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन पास होगी और उस रेजोल्यूशन के ऊपर 3 दिन के अंदर अंदर और 7 दिन, 3 दिन से ज़्यादा और 7 दिन से पहले पहले उसके ऊपर वोट कंडक्ट करवाना ज़रूरी है। अब उन वोटों में आपके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना ऑफिस छोड़ देगा। अगर 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असम्बली से नहीं मिलती तो प्राइम मिनिस्टर जो है अपना ऑफिस कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। तो ये था
तमाम का तमाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल एग्जेक्टिव्स को, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग गवर्नर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग चीफ मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।